सैनिक भाई नमस्कार। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी। हमारे साथ में है गोपाल कृष्णा केरला से, हमारे सर नायब सूबेदार रमेश चंद यूपी से बिलोंग करते हैं। सैनिक भाइयों, हम माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री और हेल्थ मिनिस्टर को मांग पत्र दे के आए जवानों के हकों के लिए, जवानों के न्याय के लिए, जवानों के साथ में जो भेदभाव, जो शोषण, जो असमानता हो रही है, उसी के लिए। एक वीडियो पहले इसी के बारे में हमने YouTube पे डाला था, पर पता नहीं वो कैसे कट गया, कैसे हटा। सैनिक भाइयों, सबसे पहले तो ये है कि भाई देखो, आप लोगों को सबको मालूम हो कि 20 फरवरी से जवानों की जायज़ मांगों के लिए जंतर मंतर पर सांकेतिक धरना चल रहा है और इसकी न्यूज़ पहले बहुत सारे सोशल मीडियाओं से आप लोगों को मिलती रहती थी, पर अब पिछले दिनों से वो सोशल मीडिया से आपको खबरें नहीं मिल रही। इसका एक कारण है क्योंकि एक जो संस्था थी उन्होंने इनके हाथ में पैसे दे दिए, किसी ने 1000 रुपये, किसी ने 1500 रुपये। अब ये हमारे से मांगते हैं 1000 रुपया, 1500 रुपया कि आप पैसा दो जब हम आपकी वीडियो बनाएंगे। तो सैनिक भाइयों, इसलिए मजबूरी है कि हमारा काम और ज़्यादा बढ़ गया। आप इसको सब्सक्राइब करो, जिससे आपकी जंतर मंतर की खबरें पूरी मिलती रहेंगी आप लोगों को। सैनिक समाज से जुड़ी हुई, संबंधित पे, पेंशन, जंतर मंतर से किसी भी प्रकार की जो न्यूज़ है वो भी आप लोगों को मिलती रहेगी। और आपके एक सब्सक्राइब करने से न तो गोपाल कृष्णा केरला के मुख्यमंत्री बन जाएंगे और ना कपिल फौजी कोई हरियाणा, पंजाब, कहीं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाएगा। हाँ, इससे आपकी जवानों की जो मांगे हैं वो बड़े लेवल में जाएंगी। सैनिक भाइयों, ये मांग पत्र आप देख सकते हो, इसको आराम से मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। और नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाके आप लोगों को कॉमेंट करना है कि जो मांग पत्र दिया है क्या वो ठीक है या गलत है, क्या जो मांग हमने उठाई है, जो न्याय हमने माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर से मांगा है, क्या वो न्याय हमारे लिए जायज़ है। तो सैनिक भाइयों, सबसे पहले आप देख सकते हो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब। मैं सबसे पहले तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रधान, सबसे बुजुर्ग है 95 साल के सूबेदार प्रगट साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उनकी जो यादाश्त है आज भी गुरु महाराज के आशीर्वाद से सूबेदार प्रगट साहब की यादाश्त बहुत चंगी। और भाई, हम तो अरदास करते हैं गुरु महाराज से कि उनका स्वास्थ्य, उनकी उम्र चढ़ती कला में रहे और इसी तरह सैनिकों के साथ में बने रहे। तो वो ये काम जो सौंपते हैं, जो भेदभाव, क्योंकि उनकी जो आवाज़ है 2008 में वो इन्हीं चीज़ों को लेके चले थे। और वो हमारे नायक हरपाल जी है, पूरी टीम को लगाते हैं कि इस पूरी चीज़ के ऊपर आप पूरा, क्या बोलते हैं सर उसको, गहराई से इसकी जानकारी इकट्ठी करो और भारत सरकार के पास में भेजो। तो ये जो मांग पत्र आप देख रहे हो, ये माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री और जो हेल्थ मिनिस्टर के पास में गया, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ इसको। विषय: सेना के अस्पतालों द्वारा जवानों के ह्यूमन राइट्स का घोर उल्लंघन करने तथा सेना के जवानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करने पर डॉक्टरों के डॉक्टरी लाइसेंस रद्द करने तथा सख्त कानूनी कार्रवाई करने संबंधी मांग पत्र। श्रीमान जी, निवेदन है कि हमारी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश पिछले 13 सालों से जवानों के हकों के लिए संघर्ष करी है, जिसके लिए हम सैकड़ों बार हाईवे जाम करके, रेल रोको आंदोलन, पाकिस्तान से आने वाली सद्भावना बस रोक का प्रदर्शन, पानी वाली टंकियों पर चढ़कर प्रदर्शन तथा दिल्ली जंतर मंतर तथा रामलीला मैदान में 2 बार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, इंडिया गेट पर प्रदर्शन तथा 20 फरवरी 2023 से लगातार 6 महीने से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो अभी भी चल रहा है सहित सैकड़ों प्रदर्शन कर चुके हैं और सेना के जवानों के साथ हो रहे अन्याय और भेदभाव के खिलाफ सैकड़ों मांग पत्र माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी तथा रक्षा मंत्री जी को सौंप चुके हैं। श्रीमान जी, हम आज आपका ध्यान मिलिट्री अस्पताल, MH तथा एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ECHS में जवानों के ह्यूमन राइट के घोर उल्लंघन तथा जवानों के साथ हो रहे दोयम दर्जे के व्यवहार पर दिलाना चाहते हैं। श्रीमान जी, सबसे पहले आप MBBS डॉक्टर को डायरेक्टर बनते समय दिलाई जाती सौगंध को पढ़ो। तो ये सौगंध भाई नीचे लिखी है, शपथ, जिसको शपथ बोलते हैं, इंग्लिश में है ये। आई सोलेमनली प्लीज माई सेल्फ टू कंसोक्रेट माई लाइफ टू सर्विस ऑफ द ह्यूमैनिटी। तो जो शपथ दिलाई जाती है वो मानवता और इंसानियत के लिए कि बगैर भेदभाव के हम इनकी बीमारी का इलाज करेंगे और हम किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, है ना, कोई मन में रख के किसी प्रकार का भेदभाव और हम किसी को इलाज करें। तो ये डॉक्टरों को वैसे भगवान का दर्जा दिया गया कि भगवान ही बगैर भेदभाव को सबका लालन पोषण करता है, उसी तरह से डॉक्टर साहब होते हैं। श्रीमान जी, अब नीचे दी गई फोटो को देखें और बताइए कि JCO जवान और ऑफिसर एंड फैमिली क्या है, या कौन सी नई प्रजाति पैदा हो गई। अस्पतालों में तो सभी मरीज होते हैं। श्रीमान जी, देश के संविधान के मुताबिक डॉक्टर अमीर गरीब के बीच भेदभाव नहीं कर सकता और न ही
औरत मर्द में भेदभाव कर सकता है, लेकिन यहाँ पर तो सेना में ऑफिसर एंड फैमिली के लिए अलग ओपीडी के दिन निर्धारित किए गए, क्योंकि ऑफिसर अपने आप को वीवीआईपी समझते हैं और जवानों को अपना गुलाम। श्रीमान जी, हमने नीचे फोटो में आपको स्पष्ट सबूत दे दिए, अब आपकी बारी है कि आप क्या एक्शन लेते हैं। श्रीमान जी, मिलिट्री अस्पतालों में जवानों के साथ भेदभाव करके सेना के डॉक्टरों ने अपने पैसे तथा देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया, जो कि सख्त दंडनीय अपराध है। श्रीमान जी, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन क्या भगवान ऐसे होते हैं जो रैंक देखकर इलाज करेंगे? ऑफिसर को जवान से बदबू आती है क्या? इसीलिए इन्हें अपने लिए अलग से वीवीआईपी टाइप ओपीडी चाहिए? डॉक्टर को दिखाने के लिए क्या यह देश के सैनिक जवानों का अपमान नहीं है? श्रीमान जी, आज केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कुंभकर्ण नींद सोया हुआ, लेकिन जब कल को सिविल में प्राइवेट अस्पतालों में अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग ओपीडी की दिन निर्धारित किए जाएंगे, तो केंद्र सरकार सहित देश का मीडिया जमीन आसमान एक कर देंगे कि भारत के संविधान के खिलाफ है। लेकिन आज केंद्र सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय को कुछ गलत नजर नहीं आ रहा। क्या ऑफिसर के लिए अलग और जवानों के लिए अलग ओपीडी के दिन संविधान के खिलाफ नहीं है? श्रीमान जी, सेना के डॉक्टरों द्वारा ऐसा करके पूरे देश के डॉक्टरों पर तथा डॉक्टरी पेशे पर सवाल खड़े कर दिए गए। श्रीमान जी, देश के सभी अस्पतालों में ऑफिसर के लिए अलग ऑफिसर वार्ड तथा जवानों के लिए अलग वार्ड बनाए जाते हैं और अलग अलग इलाज किया जाता है, और अस्पतालों में जवानों का खाना अलग और ऑफिसर का खाना अलग बनता है। क्या यह जवानों के ह्यूमन राइट का उल्लंघन नहीं है? क्या यह भेदभाव नहीं है? श्रीमान जी, हमारी मांग है कि इंक्वायरी करके जिस भी मिलिट्री अस्पताल तथा ईसीएचएस में भेदभाव किया गया है, वहाँ के डॉक्टरों के डॉक्टरी लाइसेंस फौरन रद्द किए जाएं और नौकरी से कोर्ट मार्शल करके निकाला जाए। श्रीमान जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आप मामले को गंभीरता से देखते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करेंगे। आपके बहुत धन्यवादी होंगे। ये आप देख सकते हो साइन। उसके बाद में भाई ये ओपीडी की लिस्ट है, आपके दोनों काम हो जाएंगे। ये मांग पत्र वैसे भी चला गया, कोई ओपीडी के दिन देखता रहता है कि कब ओपीडी है कब ओपीडी है, तो ये भी आपका है सैनिक भाइयों। और 140 करोड़ भारतीय जनता को भी हमारा सादर प्रणाम है। सैनिक भाइयों, आज़ादी से पहले जब देश गुलाम था, 250 साल तक अंग्रेजों ने इस देश के ऊपर राज किया, और आप यकीन मानोगे कि 250 सालों में से 220 साल तो इस देश ने कभी पूर्ण सभी आज़ादी की बात ही नहीं करी। लास्ट के 30 सालों में उन्होंने पूर्ण आज़ादी की बात करी। जब आए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, भगत सिंह, करतार सिंह सराफा, बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए। एक तरफ 40 करोड़ लोग थे तो एक तरफ मुट्ठी भर क्रांतिकारी थे, जिनको आज़ादी चाहिए थी, जिनको ये मालूम था कि आज़ाद अगर देश होगा तो आज़ाद देश हो जाने के बाद में संविधान आएगा, शिक्षा आएगी, रोजगार आएगा, हमारा देश अपना होगा। आज हम लगान भर रहे हैं, अंग्रेजों के कोड़े खा रहे, तो वो देश तो आज़ाद हो गया। आज 76 साल हो गए। अभी 5-7 दिन पहले स्वतंत्रता दिवस का भी प्रोग्राम था, जिसमें अभी लाल किले से भी कहा गया था 17,000 करोड़ रुपया। तो देश तो आज़ाद हो गया, पर जो गुलामी की जो मानसिकता है वो आज भी जो कि तो भरी हुई। आज जहां देश सुई से लेके बड़े बड़े हथियारों का निर्माण कर रहा है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां होगी, बड़े बड़े इंजीनियर कॉलेज हो गए, उस देश में आज भी असमानता है, शोषण है, भेदभाव है। क्या आज जो हमने बताया क्या उसमें दो राय नहीं है? यहाँ तक उसके अंदर एमएच के अंदर वेटिंग रूम भी होता है ना, वीवीआईपी के लिए वेटिंग रूम भी होता है। वहां पर बाथरूम के ऊपर भी लिखा रहता है ओनली फॉर ऑफिसर। तो ये मतलब आज 76 साल में क्यों? पहले आज जवान मेरे ख्याल में बीए से तो कम कोई जा ही नहीं रहा सेना में, बीए एमए सब कुछ पढ़े लिखे जा रहे। तो आज इस तरह की जो मानसिकता है उससे हमने बाहर निकलना चाहिए। और सर, पहली बार इसके लिए मैं सेना के श्रीमान सीडीएस साहब और हमारे सम्मानित तीनों सेनाओं के जनरलों को मैं एक हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप आगे आइए और एक उदाहरण पेश करने की कोशिश करें पूरे देश को कि सेना में बकरी और शेर एक घाट पर पानी पीते हैं। ये कहावत हमने ट्रेनिंग में बहुत सुनी, उसके बाद भी बहुत सुनी है, पर जब हम देखते हैं कि भोजनालय अलग है, बाथरूम अलग है, हर चीज़ अलग है, और अब मेडिकल में जहाँ बीमार व्यक्ति होता है वहाँ कोई रैंक नहीं होता। जिस तरह से सिविल के अंदर कोई वीआईपी के लिए अलग कोई ओपीडी नहीं होती, अलग कमरे नहीं होते, वहाँ पैसा लेते हैं, जो ज़्यादा दे रहा है वो ज़्यादा कर रहा है। पर हम जब मेडिकलों में देखते हैं अपने सेनाओं के में, तो यार वहाँ पे गायनी है जो हैं, जो हमारी फैमिली है, जो हमारे सैनिकों की फैमिलियां हैं, गायनी वही जाती है, गायनी मतलब तकरीबन, और गायनी ओपीडी में वहाँ भी दिन निर्धारित है। ऐसा कैसे हो सकता है जबकि वो तो सिविलियन है पूरे की पूरे? तो हमारे तीनों सेनाओं के जनरलों को और माननीय सीडीएस साहब को बाहर आना चाहिए और एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई असमानता नहीं है, सबको एक नज़र से देखा जाता है।
इससे क्या प्रभाव पड़ेगा कि देखो भारतीय सेना ने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया है, और ये जो देश के नेता हैं सफ़ेद पोश है, जो कुर्ते पजामे पहन के इस देश को पिछले 76 साल से निचोड़ निचोड़ के खा रहे हैं, जो पहले तो बोलेंगे जब इलेक्शन होंगे कि हम गरीब का ये कर देंगे, गरीब को वो दे देंगे, गरीब को वो दे देंगे, बाद में ये दिखते हैं फॉर्च्यूनर गाड़ियों में बैठे। तो जब हम इस चीज़ से जो भेदभाव, जो असमानता चलती आ रही है, जिनके लिए हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी दी है, बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान लेके आया है, तो वो समानता और वो अधिकार, वो इज्जत, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि तीनों सेनाओं के जनरलों को, सीडे साहब को बाहर आने के बाद में या एक लाइन होनी चाहिए, एक ओपीडी होनी चाहिए, एक ओपीडी होनी चाहिए, क्योंकि जो मेडिकल में जाता है वो बीमार होता है, वो रैंक नहीं देखता, उसमें भी अलग अलग वार्ड है, अलग खाना है। तो प्यार बनाने की कोशिश करो ना कि ये जो बेड है वो जनरल साहब का है, अगला बेड है वो भाई कैप्टन साहब का है, अगला बेड सूबेदार मेजर साहब का है, फिर हवलदार का है, फिर सिपाही का। फौरन में तो ऐसा ही होता है, और वहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं टूटता। इससे हम एक दूसरे पे विश्वास बढ़ाते हैं, और आज जिस तरह से ये होना चाहिए, ये तो बहुत पहले ही हो जाना था, और इसके लिए हमने भाई बहुत बड़े लेवल पे भी लिखा है, और देखते हैं अभी क्या होता है। ह्यूमन राइट को भी लिखा है। अगर मान लो कोई पार्ट्स वगैरह लगाना पड़ेंगे, नहीं तो खून का जरूरत पड़ता है, हाँ, खून का तो फिर हमारा इस्तेमाल करेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो एडजस्ट इसलिए नहीं कर पा रहा है, मान लो सेना के अंदर जो टॉयलेट है, मान लो पब्लिक में आने के बाद अफसर अपने लिए एक अलग टॉयलेट क्यों नहीं मांगता है? जंतर मंतर में एक टॉयलेट बना कर रखा है हमारा अफसर, अगर हम दोनों मिलकर अगर यहाँ अनशन दे रहा है तो उसी के अंदर ही तो जाएंगे ना। लेकिन सेना के अंदर एडजस्ट नहीं कर सकता है। बाहर आने के बाद हवाई जहाज में भी वो एडजस्ट कर रहा है, ट्रेन में भी कर रहा है, बस स्टैंड में भी कर रहा है, बस स्टैंड में भी कर रहा है, जो सिविल नहीं कर पा रहा है, कलेक्टर ऑफिस में है वहाँ भी एडजस्ट कर रहा है, वहाँ भी एक लाइन। और एक चीज और बहुत बढ़िया, देखो बातों से एक बात निकल के आई सामने कि जैसे हमारे अभी एक जेएसयू साहिबान और 8 जवान लेह में शहीद हुए। सर उसमें मान लीजिए कोई अधिकारी होता, भाई वैसे तो हमारे जो जनरल साहब हैं उनके पास में फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ, स्कॉर्पियो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, और उस एलएस के पीछे अगर कोई गाड़ी हमारे जनरल साहब की होती और उसमें कुछ खराबी आ जाए तो वो एलएस में बैठ जाए और उसमें चोट लग जाए, तो क्या उस समय खून वीवीआईपी का चढ़ेगा या जवान का भी चढ़ सकता है? जवान का ही चढ़ेगा। उस टाइम पर मना थोड़ी कर रहा है, मना नहीं कर सकता ना कोई खून को। खून मेरे को नहीं चाहिए भाई। अगर मान लो ये इतनी फैसिलिटी हुई है, अलग वेटिंग रूम है, अलग ओपीडी है, अलग भोजनालय है, अलग ट्रीटमेंट है, अलग दवाई है, तो फिर खून एक वही खून क्यों है? उसको क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक। उसके अंदर तो थैलियों के ऊपर तो नाम नहीं लिखा होता, उसके ऊपर तो ब्लड ग्रुप लिखा होता है। उसमें तो ये नहीं लिखेगा जाएगा कि हवलदार भाई गोपाल कृष्णा, सूबेदार गोपाल कृष्णा, या भाई नायक कपिल फौजी, या उस थैली के ऊपर फलाना जनरल साहब लिखा हुआ। जब वो थैली भेदभाव नहीं कर रही, वो खून भेदभाव नहीं कर रहा, तो ये भेदभाव 76 साल में बहुत पहले समाप्त हो जाने थे। क्यों हो जाने थे? सर देखो 47 में जब देश आजाद हुआ तो छोटी मोटी चोरियां होती थी, मतलब किसी की जेब चुरा ली, किसी का सामान चुरा लिया, किसी का और चुरा लिया। आज जो चोरियां हो रही हैं जो 2023 में, वो अलग प्रकार की हैं। अब देखो, अब ये जो पेट्रोल की डीजल की लाइन दाबते हैं जिनसे नीचे से पाइप जाते हैं, तो चोरी तो वो भी है। तो उनमें क्या करते हैं, उनमें छेद कर लेते हैं खेतों में और तेल निकालना शुरू कर देते हैं। पर उनको वो तो बहुत बड़ी चीज होगी ना, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। एक वो छोटी सी चोरी थी कि आपकी जेब काट ली, या आपके घर के बर्तन उठा ले गया, आपका टीवी उठा ले गया, फ्रिज उठा ले गया, गृहस्थी पर आता था। पर अब जाके, क्योंकि वो पाइपलाइन उस समय थी नहीं, तो आज वो पाइपलाइन भी होगी, तो उसके लिए नया कानून बना, तो वो चीजें पीछे हटी या नहीं हटी। तो गुलामी की जो मानसिकता है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत सारे कानूनों को पीछे धकेला है कि भाई इनको हटाओ, यहाँ तक जो अपने सिविल संहिता है, आईपीसी है, इनको भी पीछे हटा के नया लेके आ रहे। तो हमारा यही है कि एक अच्छा उदाहरण पेश करें, और बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सर आप कुछ? सर मैं तो यही कहूँगा जो कपिल भाई ने बताया है इसके ऊपर गौर करी जाए। मैं आज भी ECHS हॉस्पिटल से यहाँ पर आ रहा हूँ, वहाँ पर यही होता है कि अगर मैं दवाई के लिए बैठा हूँ, एक अफसर अगर अपनी मैडम को या बच्चे को लेकर आ गया तो डॉक्टर साहब कहता आइए सर वेलकम। मैं जैसा बोलेगा सर अरे रुको दुखो बैठो यार, हाँ आधा घंटा चाय पीते रहते अंदर बैठ के, और अंदर जो टी ब्रेक हो गया तो दवाई के लिए बाहर बैठे हुए। एक सुहाई सिंह जी आए थे, वो राजस्थान से बिलोंग करते और राजस्थान से आए थे, काफ़ी देर मेरे साथ बात करते। बोला भैया क्या बताऊं यार, मेरा ये 16 नंबर है। बोला आधे घंटे कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, अब डॉक्टर चाय पीने चले गए। ये मैं जस्ट आज की बात बता रहा हूँ ECHS की। ये सैनिक भाई बहुत बढ़िया, सूबेदार साहब ने बहुत बढ़िया बात रखी। देखो हमने तो संघर्ष किया, 16 साल हो लिया, वहाँ पर गया था, आज मेरी 69 साल उम्र हो रही है, और मैं सिर्फ सिग्नेचर अभियान के लिए मेरे भाइयों के पास गया था
कि भाई ये संगतियाँ हो रही है, जंतर मंतर पे आओ और ऐसा करो, देखो क्या हो रहा है। और वही आज मैं आंखों देखी बात बता रहा हूँ कि स्वाई सिंह जी जो राजस्थान से दिल्ली में आए थे, मैंने उनका गांव तो नहीं पूछा, लेकिन वो कह रहे कि मैं राजस्थान से आया हूँ और भाई सुबह से बैठा हूँ, मेरा 16 नंबर है, बताओ। और कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा, अब डॉक्टर चाहिए। भाई अपनी बात को विराम देते हैं। सूबेदार साहब ने बहुत ही अच्छे शब्दों से शरीफ एक लाइन में अपनी बात को खत्म कर दिया। ये होता है सैनिक भाई, देखो हमने तो संघर्ष करना सीखा, 16 साल हो लिए, और उखड़ी में सिर्फ हाँ, उखड़ी में हमने गुड़ नहीं फोड़ा। जो व्हाट्सएप पे लिखते रहते हैं, ये करते रहते हैं, ये कर लो वो कर लो, व्हाट्सएप का ज्ञान, बस वो व्हाट्सएप के ज्ञान वाले व्हाट्सएप पे ही मिलेंगे। पर यहाँ जो संघर्ष होता है, जो समानता के लिए, जो अधिकारों के लिए, जो न्याय के लिए, वो तो भाई सड़क से होता है। देखो जब तक बच्चा रोएगा नहीं, माँ उसको दूध पिलाएगी। तो भाई ये हमारा जो संघर्ष है वो खून पसीने से, और न्याय के लिए जो संघर्ष होता है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियों से नहीं होता। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले तो भोगते रहते हैं, जैसे हमारे पीछे आई थी आवाज़ भूखने की, तो उनके ऊपर चलना भी नहीं, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप सबके में चलता है। क्योंकि एक उदाहरण दूं मैं, कोई हिसार का सूबेदार मेजर है, प्रोफेसर बोलते हैं, उसको कोई डिग्री ली होगी, जब ये मांग पत्र ग्रुप में डाला तो उसको पता नहीं क्यों मिर्ची लगी, जबरदस्त मिर्ची लगी। फिर बाद में मैंने पता करा तो उनका लड़का भर्ती है, और वो भी डॉक्टरी पेशे में। तो मैं अपने प्रोफेसर साहब को बताना चाहता हूँ, ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये है न्याय के लिए, ये है बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के लिए, समानता के लिए, अधिकारों के लिए। भगवान ना करे कोई भी मेडिकल की शक्ल देखे, अच्छी चीज नहीं होती मेडिकल कोर्ट, ये चीजें अच्छी नहीं होती। पर हाँ, हमने ये है कि ये न्याय मिलना चाहिए, ये चीजें पीछे हटनी चाहिए। ये जो आज तो हमने न्याय के लिए कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैंने भाई आज तक जो है आर्मी में रहते हुए हाँ, 17 बार ब्लड दान किया, 17 बार साथ देने के आज लिए मेरे ये को अगर शुगर है, हमने जो लेकिन मैं बोल रहा ब्लड दान नहीं है कर ये सकता। सही आज है। हमारा जो मैं मान तैयार सरकार से रहता हमने मांग की है ये सही है। अगर सर्विस किया है, आज सेना में सर्विस भी कर रहा है, वो लोग मुंह नहीं खोल सकता है क्योंकि बंधक है वो। लेकिन जो पूर्व सैनिक बाहर आया हुआ है, बोनस का जिंदगी में रहता है, कुछ तो करके दिखाओ, कम से कम इसके ऊपर अपना प्रतिक्रिया जो है इसके अंदर कमेंट्स बॉक्स में डाले। हम लोगों ने सही कह रहा है तो वो लिखे, नहीं सही नहीं कह रहा है वो भी लिखे। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिखना है कि हम ठीक कह रहे हैं तो ठीक कहना, और अगर हम गलत हैं तो गलत कहना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारतीय सेनाएं, और सही जवान अमर रहे, सही जवान अमर रहे, सही जवान अमर रहे। भारतीय माता जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद।